Students, today is our second lecture of synchronous machine, जिसमें कि हमें पढ़ना है जनरेशन ऑफ सिंगल फेज ईएमएफ। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको इसमें करनी है कि सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल फेज अल्टरनेटर्स। जो कि सिंगल फेज ईएमएफ को जनरेट कर रही है उस मशीन को हम सिंगल फेज अल्टरनेटर कहते हैं। और द कंस्ट्रक्शन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है थ्री फेज अल्टरनेटर के। बस द मेन डिफरेंस क्या है, इसमें सिंगल फेज वाइंडिंग होती है इंस्टेड ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग, जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है, फिगर ए और बी में। ठीक है, अब यहाँ पर जब रोटर फील्ड आपका रोटेट करता है बाय सम प्राइम मूवर, द स्टेटर कंडक्टर्स कट द मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्टेटर कंडक्टर्स यानी कि कट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को आप घुमा रहे हो यहाँ पर आर्मेचर के चारों तरफ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कट होता है तो देन देयर वुड बी अ ईएमएफ इंड्यूस्ड। सो देयरफॉर एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर। ये कैसे हमें पता लगता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब कंसिडर कीजिए कि एक स्टेटर कैरिंग कॉइल है सिंगल फेज वाइंडिंग में ए डैश, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ए और बी में। तो रोटर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि रोटेट होता है बाय प्राइम मूवर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जीरो है इन द कॉइल एट द फर्स्ट इंस्टेंट, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंट पर ये जो वैल्यू है इसकी जीरो है। एंड इफ़ द रोटर हैज़ टर्न थ्रू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री अगर टर्न होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। एंड सिमिलरली जैसे कि फिगर बी में दिखाया गया है, एंड इन वन रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, जब आपकी यानी कि पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का, तब ईएमएफ एक कंप्लीट करती है साइकिल, तो एक साइनसोइडल वेव बनती है। तो दिस इज द सिंगल फेज ईएमएफ। ठीक है, अब उसके बाद आती है आपकी जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ। अब इसमें तीन कॉइल C1 C2, जिसको हमने फिक्स किया है एट इक्वल एंगल 120 डिग्री बिटवीन एवरी पेयर, एंड दे आर रोटेटेड इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट कांस्टेंट स्पीड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने तीन कॉइल्स को घुमाना है जो कि 120 डिग्री पर हमने प्लेस की हैं, फिक्स की हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ईएमएफ, तीन ईएमएफ उसमें जनरेट होंगी, ईएमएफ जनरेटेड होंगी कॉइल में। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का हर एक कॉइल में वो सेम होगा, बट उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा 120 डिग्री का, क्योंकि आपने उनको प्लेस किया है 120 डिग्री में। ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस यानी कि उसमें तीनों में फेज डिफरेंस होगा 120 डिग्री का। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं थ्री फेज सिस्टम। ओके, अब उसके बाद इसमें जैसे कि हम इसको एग्जांपल से शो करते हैं, जैसे कि लेट अस कंसीडर थ्री कॉइल्स हैं, जैसे कि ये फिगर ए में दिखाया गया है। थ्री कॉइल्स को आपने 120 डिग्री पर प्लेस कर दिया, जो कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 है। ठीक है, एक शाफ्ट के ऊपर, एंड इनको हम अब रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर A1 B1 एंड C1 आर द स्टार्टिंग टर्मिनल, वेयर एज A2 B2 एंड C2 आर द फिनिश एंड्स। ये सेकेंड एंड है, फर्स्ट एंड है A1 A2 A1 B1 C1। ओके, व्हेन कॉइल A1 A2 coincides with x axis, the magnitude and direction of the EMF in the three coils are as under. So number one, induced EMF in coil A1 A2 is 0 and is increasing in positive direction. This is represented by ये वेव बी, फिगर बी में ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वेव रिप्रेजेंट हो रहा है A1 A2 वेव से। सिमिलरली this coil is negative and is approaching maximum negative. This is indicated by EB1 B2 as shown in the figure B. And similarly the coil, third one, the coil C1 C2 is 240 degree lagging behind the coil A1 A2. So the EMF induced in this coil is positive and is increasing. This is indicated by EC1 C2 wave as shown in figure B. So from the above waveform it is seen that EMF induced in three coils are of the same magnitude but
and frequency but are displaced by 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ईच कॉइल और अनदर कॉइल, यानी कि उनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस भी है, जैसे कि फिगर बी में दिखाई दे रहा है और सी में। ठीक है, अब इनकी इक्वेशंस क्या होंगी? अब ये जो इक्वेशंस हैं इनकी 3 वोल्टेजेस को, इनको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो E A1 A2 को हम लिख सकते हैं EM साइन ओमेगा टी, क्योंकि उसको हमने जीरो एक्सिस से एक्स एक्सिस पर हमने उसको प्लेस किया है। फिर B1 B2 यानी कि में A1 A2 से 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं EM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। सिमिलरली फर्स्ट से A1 A2 से C1 C2 को अगर कंपेयर करते हैं तो EC1 C2 की जो वैल्यू होगी मैथमेटिकली डेट वुड बी EM साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री में तीनों में फेज डिफरेंस होगा, तो इस बेस पर हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अब EMF इक्वेशन क्या होगी अल्टरनेटर की? अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली EMF इक्वेशन याद रखनी है, जो कि आपकी EMF इक्वेशन है यहाँ पर 4 पाई एफ टी फेज इंटू 1.11। We take into consideration the coil span factor Kc and distribution factor Kd of the winding, then Kc और Kd भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपकी एक्चुअल EMF इंड्यूस पर फेज ई फेज होगी 4.44 Kc Kd इंटू एफ इंटू फाई टी पी एच, जो कि ब्लॉक लेटर्स में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वेयर ई पी एच इज द EMF इंड्यूस्ड पर फेज, Kc is the coil span factor, Kd is the distribution factor, F is the frequency, phi is the flux, and Tph is the number of turns connected in series per phase. ओके, ये आपकी यानी कि वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आता है आपका लीकेज रिएक्टेंस। अब एक टर्म आती है यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिंक्रोनस मशीन में, तो सबसे हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। तो इन एसी मशीन जब करंट फ्लो करता है स्टेटर वाइंडिंग में तो फ्लक्स सेटअप होता है, और एक पार्ट फ्लक्स का यानी कि टोटल फ्लक्स आपका वाइंडिंग से लिंक नहीं करता, कुछ फ्लक्स आपका एयर गैप में से भी क्रॉस करता है। तो उस फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स, यानी कि जो अपना स्टेटर में से कंप्लीट करता है पाथ और एयर गैप में से फ्लो करता है, उस फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। और ये जो लीकेज फ्लक्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है स्टेटर करंट के और या लोड करंट के। तो इफेक्ट ऑफ अब इस लीकेज फ्लक्स का क्या इफेक्ट होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर इन द वाइंडिंग? इसका इफेक्ट होता है कुछ आर्मेचर वाइंडिंग की इंड्यूस जो उसमें इंड्यूस होती है ईएमएफ उसके ऊपर। तो इसको हमने 3 तरह से क्लासिफाई। थर्ड वन इज द कॉइल एंड और ओवरहैंग लीकेज फ्लक्स। तो जब और जो वोल्टेज इंड्यूस होती है आर्मेचर वाइंडिंग में एयर गैप फ्लक्स की वजह से, उसको हम कह रहे हैं एयर गैप वोल्टेज। अब द टोटल लीकेज फ्लक्सेस which link with the armature winding gives inductance, and the magnitude of this inductance is given by L is equal to N phi by I, where N is the number of turns, phi is the leakage flux, and I is the stator current. This inductance when multiplied by omega gives leakage reactance XL, which is equal to XL is equal to omega L, where omega is the 2 pi f, so XL would be equal to 2 pi FL ohms। एक तरह की लीकेज रिएक्टेंस एक तरह की रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर करती है करंट को फ्लो करने में, ओपोजिशन फ्लो करते हैं थ्रू द एयर गैप। ओके, अब उसके बाद टर्म आती है आपकी आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन होती है इट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स या स्टेटर फ्लक्स जो है on the main flux produced by the rotor filled poles is known as armature reaction। ठीक है, अब ये जो आर्मेचर करंट है वो डिपेंड करता है पावर फैक्टर के ऊपर, लोड के। therefore we shall study the armature reaction phenomena at 3 extreme conditions: number 1 at unity power factor, number 2 at zero lagging, and number 3rd is the at zero leading।
तो जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होता है तब आपको जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का इज टू डिस्टोर्ट द मेन फील्ड। ये मेन फील्ड को यूनिटी पावर फैक्टर पर मेन फील्ड को डिस्टोर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, एंड द एवरेज फ्लक्स प्रैक्टिकली रिमेन। जीरो लैगिंग होता है, तो जीरो लैगिंग जब होगा तब आपका इंटायर जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस्ड आर्मेचर करंट के द्वारा वो आपका पोज करेगा फील्ड फ्लक्स को, एंड देयरफॉर उसको वीक कर देता है फील्ड फ्लक्स को। हैंस एट जीरो लैगिंग पावर फैक्टर आर्मेचर रिएक्शन वीकन्स द मेन फील्ड। यानी कि जीरो पावर फैक्टर जब जीरो लैगिंग होता है तब ये आपके मेन फील्ड को वीक करता है। ये बात आपने याद रखनी है। दिस कॉजेज अ रिडक्शन इन द इंड्यूस, जिसकी वजह से ईएमएफ इंडक्शन जो इंड्यूस्ड हुई है ईएमएफ वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब जब फिर थर्ड केस है व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज जीरो लीडिंग। जब जीरो लीडिंग होता है तब इस केस में आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है यहाँ पर ये स्ट्रेंथ करेगा। यहाँ पर इट द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन स्ट्रेंथन द मेन फील्ड, जिसकी वजह से आपकी जो ईएमएफ है, जनरेटेड ईएमएफ है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो एट जीरो पावर फैक्टर लीडिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज टू स्ट्रेंथन द मेन फील्ड। ठीक है, तो आपको अब ये तीन बातें याद रखनी है, ये समराइज की गई हैं कि एट यूनिटी फैक्टर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज टू डिस्टोर्ट द मेन फील्ड, लेकिन कोई भी वैल्यू में फर्क नहीं आता, सेम रहती है आपकी एवरेज फ्लक्स। दूसरा, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग में इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होता है डीमैग्नेटाइजिंग, यानी कि मैग्नेटिज्म को कम करना। इट मींस वीक करना मेन फील्ड को। मेन फील्ड अगर वीक होगा तो जनरेटेड ईएमएफ भी कम होगी। सिमिलरली एट थर्ड, एट जीरो पावर फैक्टर लीडिंग द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग, दैट इज इट स्ट्रेंथन द मेन फील्ड। सो दिस, ये तीन बातें आपको याद जनरेटर अल्टरनेटर। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने करना है अल्टरनेटर ऑन लोड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।